खिचड़ी खाने का मज़ा तभी है जब वो गर्म हो और उसे हम साइड से थोड़ा थोड़ा खाते हैं, डायरेक्टली बीच से नहीं खाते, नहीं तो हाथ जल जाएगा। और इसी टेक्निक का इस्तेमाल किया चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने मगध में मौर्यन साम्राज्य को स्थापित करने के लिए। इस स्टोरी के बारे में हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में आज, और हम ये भी देखेंगे कि एक्सटेंट क्या था मौर्यन डायनेस्टी का, किन सोर्सेस से हमको पता चलता है अबाउट द मौर्यन एम्पायर। हम देखेंगे अबाउट मौर्यन डायनेस्टी, द रूलर्स ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। हम ये भी देखेंगे कि अशोकन इंस्क्रिप्शंस क्या क्या है। अशोका एक रूलर थे मौर्यन डायनेस्टी के। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखेंगे। हम देखेंगे कि सोसाइटी कैसी थी उस समय मौर्यन के टाइम पे, मौर्यन आर्ट एंड स्कल्पचर के बारे में, और फाइनली डिक्लाइन ऑफ द मौर्यास के बारे में हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में। मेरा नाम है अरुणव एंड आई वेलकम यू टू दिस लेक्चर ऑन द मौर्यन एम्पायर। बिफोर वी स्टार्ट, लेट मी टेल यू अबाउट द यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन जो 24,999 में आपको मिल रहा है अगर आप मेरा कोड ARU50 यूज करें तो। ये एक लिमिटेड टाइम ऑफर है। यहाँ आपको मेंस टेस्ट सीरीज विथ इवैल्यूएशन मिलता है, वन ऑन वन मेंटरशिप मिलता है, लेक्चर्स विथ PDF एंड PPT मिलता है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप टॉप एडुकेटर्स से किसी भी लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं। इफ यू वांट टू स्टडी इन इंग्लिश तो आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, फ्रॉम द टॉप एडुकेटर्स वंस यू टेक द सब्सक्रिप्शन। आप किसी भी बैच में ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं, एक सब्सक्रिप्शन विच ओपन्स अप एवरीथिंग। ऑल्सो लेट मी टेल यू अबाउट द बैचेस। 2026 के लिए हमारे बैचेस है। लिबर्टी बैच जो कंप्लीटली इंग्लिश लैंग्वेज में है, फिर पाथवे बैच जो इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश दोनों का मिक्सचर है, एंड शिखर बैच 2026 के लिए जो हिंदी मीडियम में है। Again, you can use my code ARU50 to get the maximum discount on the subscription. फिर we also have the UPSC Iconic subscription जहां आपको लाइव मेंटरशिप मिलता है, एंड यू गेट द ऑफलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस। जो ऑफलाइन में क्लासेस होती है उसके रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिलते हैं। डेली आंसर राइटिंग आप कर सकते हैं। 20 PDF बुक्स मिलती है ऑफ GS, एंड यू कैन आस्क डाउट्स। डेली कंटेंट आपको मिलता है, एंड यू ऑल्सो गेट practice questions. Again, for the iconic subscription also आप मेरा कोड ARU50 यूज कर सकते हैं। Now, before we start, let me take you to the lecture of महाजनपद्स। तो वहां मैंने आपको दिखाया था ये मैप जहां हमने पढ़ा था about 16 महाजनपद्स, 16 महाजनपदों के बारे में, और वहां हमने देखा था एक राज्य मगध जो काफी पावरफुल होकर बाहर आया था, मगध। आई होप यू रिमेंबर दैट लेक्चर। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो इस लेक्चर के बाद उसको जरूर देखिएगा। फाइन। सो मगध बहुत स्ट्रांग होकर निकला था, एंड वी सॉ कि क्यों, बिकॉज इट वाज एट अ ज्योग्राफिकली बहुत एडवांटेजियस पोजीशन में था मगध, एंड वी ऑल्सो सॉ कि वहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत सही था, तो इसलिए इकोनॉमी बहुत अच्छी हो गई थी। सो ऑल ऑफ दैट वी सॉ अर्लियर। तो मगध ही है वो जगह जहाँ पे काफी सारे डायनेस्टीज आने लगी, एंड I had also shown you those dynasties. ठीक है, तो we'll go into that also. But हमें पता कैसे चल रहा है इन सब के बारे में? ये जो मौर्यन एम्पायर के बारे में हम पढ़ेंगे आज, how do we know about all this? क्योंकि हमारे पास कुछ सोर्सेज है। लेट मी शो यू द सोर्सेज। ठीक है, तो सोर्सेज में दो सोर्सेज है, एक तो लिटरेरी सोर्स, एक आर्कियोलॉजिकल सोर्स। अब लिटरेरी सोर्स क्या होता है? हमने देखा था वैदिक एज में कि वी ओनली हैव टेक्स्ट्स, आर्कियोलॉजिकल जो सोर्सेज है, एविडेंसेस है, बहुत कम है हमारे पास, वो हमने देखा था। एंड हमने देखा था कि हड़प्पन कल्चर में, IVC में, वहां पे हमारे पास काफी सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस है, पर क्योंकि उनका स्क्रिप्ट हम डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, तो वी हैव वेरी लिटिल लिटरेरी सोर्स। पर ये एक ऐसा टाइम है, दैट इज द मौर्यन डायनेस्टी, जहां पे हमारे पास दोनों बहुत है, लिटरेरी सोर्स एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। एंड व्हेन वी हैव बोथ, तब हमारे लिए ये एस्टेब्लिश करना बहुत इजी हो जाता है कि उस टाइम पे लोग कैसे थे, हाउ वाज द लाइफ एट दैट टाइम, सोसाइटी कैसी थी, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, इकोनॉमी कैसी थी, राजाओं, उस टाइम के राजाओं ने कितने दूर तक एक्सटेंड किया था अपने डायनेस्टीज को या किंगडम्स को। तो कमिंग टू एक्सटेंट, लेट मी शो यू दिस मैप। तो ये जो है, ये मौर्यन एम्पायर के पीक का एक मैप है। अगर आप यहां देखें तो ये जो ऑरेंज पार्ट है, ऑरेंज या ब्राउन, वट एवर यू कॉल दिस, दिस वॉज द एंटायर एक्सटेंट ऑफ द मौर्यन एम्पायर। 250 BCE की बात है, तब इट वॉज एट इट्स पीक, तब था ये
तो इफ यू कैन सी ऑलमोस्ट द एंटायर इंडियन सबकॉन्टिनेंट हैज बीन कवर्ड बाय द मौर्यंस। तो इसका मतलब ये है, तो काफी पावरफुल तो वो थे, अदरवाइज इतना बड़ा एक्सटेंट तो नहीं हो सकता है। एंड अब तक का मतलब टिल दैट टाइम दैट वाज द बिगेस्ट डायनेस्टी। उससे पहले वी सॉ कि काफी छोटे छोटे डायनेस्टीज होती थी, वी सॉ महाजनपद्स इतने बड़े नहीं होते थे। उससे पहले ऑल्सो वी सॉ वैदिक एज में दीज ट्राइब्स वेर फाइटिंग विथ ईच अदर, राइट। पर ये जो था, इतना बड़ा साम्राज्य किसी ने इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना कर दी किसी ने, और वो भी एट 250 BCE। तो ये कैसे हुआ, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो। और हम ये जो पढ़ रहे हैं, लाइक आई टोल्ड, वी हैव सोर्सेस, एंड सोर्सेस लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल। अगेन लेट मी टेल यू, सोर्सेस की बात कर रहे हैं हम, तो लेट मी टेल यू अबाउट 2 लिटरेरी सोर्सेस। वैसे तो काफी सारे हैं, बट अर्थशास्त्र एंड इंडिका, इन दोनों के बारे में हम देखेंगे अभी। एंड वी ऑल्सो हैव अशोकन एडिक्स, इसके बारे में भी हम देखेंगे इसी लेक्चर में। अब पहले हम एक बार लिटरेरी सोर्सेस देख लेते हैं, उसके बाद वील मूव ऑन, ठीक है। तो सबसे पहले अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र लिखा था कौटिल्य ने, चाणक्य, वही जिन्होंने वो टेक्निक देखी थी खिचड़ी खाने की, एंड उसके बाद उनको आइडिया आया कि हम ये कर सकते हैं मगध में मौर्यन साम्राज्य को स्थापित करने के लिए। तो वही थे वो कौटिल्य, उनको चाणक्य भी कहा जाता है, ठीक है। तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य के एडवाइजर, तो उन्होंने लिखा था इस किताब को। तो अब ये है क्या है, व्हाट इज दिस बुक अबाउट। ये बुक जो है, अगर हम बहुत सिंपली समझे तो एक प्रेस्क्रिप्शन है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं जब बीमार होते हैं, तो वो एक प्रेस्क्रिप्शन लिख के देते हैं कि आपको ये करना है, ये दवाइयाँ खानी है, इस टाइम पे खानी है, और आपको ये जैसे कि सपोज जल्दी सो जाना है, या आपको एक्सरसाइज अभी नहीं करना है, डोंट एक्सर्ट योरसेल्फ टू मच, सो ऑल दीज थिंग्स, या आपको स्मोक नहीं करना है, ड्रिंक नहीं करना है। सो ये सारी बातें बेसिकली इट इज लाइक अ प्रेस्क्रिप्शन, राइट। मतलब वो प्रेस्क्रिप्शन ही है, बट दिस बुक इज लाइक अ प्रेस्क्रिप्शन, ठीक है। तो यहां पे ये बताया गया है कि राजाओं को कैसे रूल करना चाहिए, जो स्टेट है वो कैसा होना चाहिए, पॉलिटिकल सिस्टम जो है उसे कैसे हम एक हाउ डू आई टेल यू दिस, एक प्रॉपर सिस्टम में कैसे उसको बांध के रख सकते हैं, कौन से ऑफिसर्स होने चाहिए, इकोनॉमी कैसी होनी चाहिए, इकोनॉमी को हम कैसे संभालेंगे, और फिर हम देखेंगे कि एडमिनिस्टर कैसे करना है सब कुछ, लोगों को हम कैसे ऐसा बनाएं कि वो लॉ को फॉलो करे, ऑल दीज थिंग्स। ये एक प्रेस्क्रिप्शन है इस बुक में, ठीक है। तो बेसिकली स्टेट क्राफ्ट के ऊपर ये एक किताब थी, अर्थशास्त्र, जो चाणक्य ने लिखी थी, ठीक है। सो थीम ट्रेटाइज ऑन स्टेट क्राफ्ट, इकोनॉमिक्स, मिलिटरी स्ट्रेटेजी, एडमिनिस्ट्रेशन, एवरीथिंग, सब कुछ। बेसिकली स्टेट को चलाना कैसे है, एक राज्य को कैसे चलाना है, वो लिखा हुआ था। स्टेट स्ट्रक्चर के बारे में भी लिखा हुआ है कि डिस्क्राइब्स अ वेल ऑर्गेनाइज्ड ब्यूरोक्रेसी एंड सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। तो अब इस टाइम पे जब हम देखेंगे, हम थोड़ी देर बाद भी देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है काफी सेंट्रलाइज्ड हुआ करता था। अब जब सेंट्रलाइजेशन बहुत ज्यादा होगी, तब एक प्रॉब्लम आती है कि आप दूर दराज के इलाकों में यू विल नॉट बी एबल टू एडमिनिस्टर, क्योंकि राजा तो अपने कैपिटल में बैठा है। तो उस राज्य के दूर दराज के इलाकों में वो कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, कैसे राज्य चलाएगा वहां। तो देन यू नीड सम सॉर्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। तो ऑल्दो ये माना जाता है कि मौर्यन डायनेस्टी काफी सेंट्रलाइज्ड पावर थी एक, लेकिन थोड़ा डिसेंट्रलाइजेशन वहां पे भी था। एंड वो होने का कारण ये था कि दे हैड अ लॉट ऑफ ब्यूरोक्रेट्स। हमने महाजनपद के टाइम में पढ़ा था कि कैसे ब्यूरोक्रेट्स एक ऐसा क्लास था जो उस समय उभर कर आ रहा था। तो ब्यूरोक्रेट्स वहां पे हुआ करते थे, तो उसके बारे में भी लिखा गया है कि कैसे एक वेल ऑर्गेनाइज्ड ब्यूरोक्रेसी हम बना सकते हैं पूरे राज्य को स्मूथली चलाने के लिए, ठीक है। फिर एस्पियोनाज सिस्टम, एस्पियोनाज आज के दिन में भी हम देखते हैं, गुप्तचर, तो वो भी उस समय हुआ करता था, क्योंकि गुप्तचरों का उस टाइम बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंस था। सो दैट यू गेट टू नो कि दूसरा किंगडम क्या सोच रहा है, वो क्या प्लान कर रहे हैं, क्या वो अटैक करने वाले हैं हमारे किंगडम में। तो ये सब कैसे पता चलेगा, व्हेन यू हैव अ प्रॉपर एस्पियोनाज सिस्टम। और हम ये भी करते हैं कि हम हमारे गुप्तचर उधर भेजते हैं, एंड देन वी गेट ऑल द आइडियाज, ऑल द नॉलेज फ्रॉम दैट किंगडम, और फिर हम अटैक उस पर प्लान करते हैं। तो वो भी होता था उस समय, ठीक है। तो ये भी लिखा गया है अर्थशास्त्र में। एंड धर्म एंड लॉ, कि लॉ कैसे लोग फॉलो करेंगे, धर्म
उस टाइम धर्म बहुत इंपॉर्टेंट था। धर्म बेसिकली इज ड्यूटी, नॉट रिलीजन, इट्स ड्यूटी। तो ड्यूटी जो राजा होता है वो कैसे फॉलो करेगा, लोग क्या ड्यूटी फॉलो करेंगे। सो ऑल ऑफ दैट एम्फेसिस ऑन किंग्स ड्यूटी टू अपहोल्ड धर्म। धर्म बेसिकली अगर हम यहां पर भी देखेंगे अशोकास धम्म कुछ था, तो उसके बारे में हम देखेंगे। धर्म के दो एस्पेक्ट्स होते हैं। द फर्स्ट थिंग, धर्म मीन्स जो हमने वैदिक एज में भी देखा था कि इट इज ड्यूटी। तो किंग का ड्यूटी क्या है, व्हाट इज द किंग गोइंग टू डू, उसका ड्यूटी क्या है, राजा का ड्यूटी। जो प्रजा है दे ऑल्सो हैव सम ड्यूटीज, तो वो उनकी ड्यूटी क्या है। तो ऑल ऑफ दैट वी हैव टू सी इन अर्थशास्त्र, वी कैन रीड हियर इन अर्थशास्त्र। क्योंकि अगर किंग के पास कुछ ड्यूटीज है तो प्रजा के पास भी कुछ ड्यूटीज है, एंड द किंग हैज टू एंश्योर कि प्रजा जो है वो अपने ड्यूटीज का पालन करे। तो दैट इज ऑल्सो द जॉब ऑफ द राजा ओनली, वो अर्थशास्त्र में मिलता है। एंड वी ऑल्सो सी कि अपहोल्ड धर्म मतलब राइटियस वे में कैसे किंगडम को, पूरे राज्य को कैसे एडमिनिस्टर करेंगे, कैसे रूल करेंगे, कैसे चलाएंगे, वो भी पता चलता है हमें फ्रॉम अर्थशास्त्र। सो दैट इज अ प्रेस्क्रिप्शन बेसिकली। लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, एक ड्रॉबैक जो है अर्थशास्त्र का वो ये है कि हमें राजाओं के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता चलता है यहाँ पे, क्योंकि दिस इज लाइक अ प्रेस्क्रिप्शन जैसा मैंने बोला। तो यहां पे लिखा गया है कि राजा को क्या करना चाहिए, ये नहीं बताया है कि इस राजा ने ये किया, उस राजा ने वो किया था। जैसा हम देखेंगे अपने नेक्स्ट सोर्स इंडिका में लिखा गया है, पर वो अर्थशास्त्र में नहीं है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि क्यों नहीं लिखा गया है, बिकॉज इट्स अ प्रेस्क्रिप्शन। दिस इज बेसिकली इंस्ट्रक्शन, गाइड जो राजा फॉलो करेंगे। फाइन, तो नेक्स्ट जो है सोर्स वो है इंडिका। ये मेगास्थेनिस ने लिखा था। अब मेगास्थेनिस कौन है, तो हमने देखा था महाजनपद के टाइम पे कि हमारे सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में वहां पे ग्रीक्स ने आक्रमण किया था। अलेक्जेंडर द ग्रेट 326 बीसी, शायद आपको याद होगा अगर आपने वो लेक्चर देखा है। तो जब अलेक्जेंडर चले गए वहां से, तब उन्होंने अपना एक जनरल सेल्यूकस निकेटर, उसको उन्होंने बोला कि आप इस जगह को देखिए और आप एडमिनिस्टर करेंगे इस एरिया को ऑन बिहाफ ऑफ मी, ऐसा बोला अलेक्जेंडर ने, और वो चले गए। फिर उसके बाद अलेक्जेंडर की डेथ हो गई। तो सेल्यूकस निकेटर क्या कर रहे थे, ही वॉज रूलिंग एंटायर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, अफगानिस्तान भी था उसमें। सो ऑल ऑफ दीज एरियाज वो देख रहे थे, वो रूल कर रहे थे बेसिकली। तो सेल्यूकस निकेटर मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब नंद डायनेस्टी थी, विल कम टू दैट, नंद डायनेस्टी थी उस टाइम, कैसे चाणक्य आए थे धनानंद के कोर्ट में और उन्होंने बताया था कि अलेक्जेंडर आक्रमण करने वाले हैं, एंड देन ही वाज इंसल्टेड आफ्टरवर्ड्स। सो ऑल ऑफ दिस आई होप यू रिमेंबर, पर फिर से मैं एक बार आपका रिवीजन करवा दूंगा इसी लेक्चर में उसके बारे में। पर वही है कि जब अलेक्जेंडर ने आक्रमण किया, पोरस को हराया, एंड देन व्हेन ही वेंट अवे, देन दिस हैपेंड कि सेल्यूकस निकेटर वाज द रूलर इन दैट पार्ट। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, ही हैड अ बैटल विथ हिम, विथ सेल्यूकस निकेटर, उनको हरा दिया। उसके बाद एक एग्रीमेंट हुई थी। तो इस एग्रीमेंट में दे डिसाइडेड ऑन अ फ्यू थिंग्स कि सम 500 एलिफेंट्स जो चंद्रगुप्त मौर्य देंगे सेल्यूकस निकेटर को, फिर सेल्यूकस निकेटर विल आल्सो गिव समथिंग टू सम एरियाज टू चंद्रगुप्त मौर्य। सो ये सब चलता रहा, ठीक है। और उन्होंने क्या किया कि एक एम्बेसडर को, एक ग्रीक एम्बेसडर जिसका नाम मेगास्थेनिस था, उनको भेज दिया चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में, ठीक है। तो वो यहाँ पे लिखा गया है, ग्रीक एम्बेसडर टू चंद्रगुप्ता's कोर्ट सेंट बाय सेल्यूकस निकेटर। आई होप यू अंडरस्टूड हु वाज सेल्यूकस निकेटर एंड मेगास्थेनिस कौन थे, कहां से आए, ठीक है। तो अब मेगास्थेनिस ने जो लिखा था वो यहाँ पे 7 साल रहे, यहाँ पे मतलब कहाँ, मगध में। फिर उन्होंने वहां पे लिखा अबाउट व्हाट ही सॉ देयर, अबाउट द रेन, कि कैसे रूल कर रहे थे चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बारे में उन्होंने लिखा। और जब उन्होंने लिखा तो काफी डिटेल में लिखा, बहुत कुछ लिखा उन्होंने कि सोसाइटी कैसी चल रही है वहां पे, रिलीजन कैसा है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चल रहा है, कैसे राजा सब कुछ देख रहे हैं, एवरीथिंग। उनकी जो अकाउंट्स है वो माना जाता है कि कुछ थोड़े रॉन्ग भी है, पर बाकी जो लिखा है उन्होंने काफी करेक्ट भी है। अब रॉन्ग क्यों है, क्योंकि कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि जो उन्होंने लिखा था कि अबाउट स्लेवरी, कि स्लेवरी नहीं देखा गया है इन मगध,
तो वो गलत है, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा था कि एंशियंट इंडिया में उस समय स्लेवरी वॉज प्रिवेलेंट, हमने पढ़ा है ये, राइट। तो वो मेगास्थनीज ने लिखा था कि ये एक ऐसा राज्य है जहां पे स्लेवरी मैंने नहीं देखी, तो शायद ये बहुत गलत है, ये इन्होंने गलत लिखा। तो ऐसा माना जाता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हिस्टोरियंस, ठीक है। और बाकी सब कुछ वी सी डिटेल इंफॉर्मेशन मिलता है हमें अबाउट मौर्यन सोसाइटी, एडमिनिस्ट्रेशन, जियोग्राफी के बारे में भी, कि कैसे जो कैपिटल था पाटलिपुत्र वो एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे था, हमने पहले भी देखा था, राइट। इट वाज एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड द सोन रिवर। तो इट इज़ अ काफ़ी स्ट्रैटेजिक लोकेशन, क्योंकि काफ़ी जो एनिमीज़ है वो जब भी सोचते हैं अटैक करने के बारे में, तो उन्हें सबसे पहला ख्याल यही आता है कि नदी क्रॉस करके जाना पड़ेगा पाटलिपुत्र तक अटैक करने के लिए। और जब वो नदी क्रॉस करेंगे तभी जो लोग पाटलिपुत्र में बैठे हैं उनको दिखाई देगा कि अच्छा हमें अटैक करने आ रहे हैं, तो वो अटैक कर देंगे पहले। सो यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ जियोग्राफी हियर अगेन। सी, जो मैंने ऑलरेडी आपको जब हम महाजनपद के बारे में पढ़ रहे थे तभी मैंने बताया था कि हाउ इंपॉर्टेंट वाज द कैपिटल ऑफ मगध, तो उसके बारे में भी मेगास्थनीज ने भी लिखा है। फिर मौर्यन कैपिटल डिस्क्राइब्स पाटलिपुत्र एज अ हाईली ऑर्गेनाइज्ड सिटी। ऑफ कोर्स स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट तो था ही वो सिटी, पर ऑर्गेनाइज्ड भी बहुत सही से था, ओके। एंड देन सोसाइटी में मेंशंस 7 सोशल क्लासेस एंड ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस, क्योंकि ऑफ कोर्स उस टाइम पे ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस वे देयर, तो उसके बारे में लिखा गया है बाय मेगास्थनीज। एंड ऑल्सो सोशल क्लासेस जो है वो बताते हैं कि 7 सोशल क्लासेस वहां पे है। वी ऑलरेडी नो अबाउट द कास्ट सिस्टम, 4 कास्ट वर्ण सिस्टम जो था हमने ऑलरेडी पढ़ा है उसके बारे में, तो वो तो था ही, पर एडिशनली मेगास्थनीज सेज कि 7 सोशल क्लासेस भी हमने मैंने देखा देयर, ओके, एट मगध ड्यूरिंग द मौर्यन टाइम्स। तो ये बताया गया है इंडिका में। रिमेंबर द नेम ऑफ द बुक, दैट इज इंडिका, किसने लिखा? मेगास्थनीज ने लिखा। काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, वैसे आजकल तो नहीं पूछ रहे इस क्वेश्चन को, पर पहले काफी बार पूछा गया है इस क्वेश्चन को। बट यू नेवर नो, कभी कभी मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। तो इफ यू नो द नेम ऑफ द बुक एंड द ऑथर, इट बिकम्स इजी, काफी इजीली आप आंसर निकाल सकते हैं। अगेन यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, अर्थशास्त्र रिटन बाय कौटिल्य या चाणक्य, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं अबाउट द मौर्यन डायनेस्टी। तो महाजनपद के जो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला जो मगध में डायनेस्टी रूल कर रहा था वो था हर्यंक डायनेस्टी। उसके बाद वी हैड सीन शिशुंग डायनेस्टी, उसके बाद नंद डायनेस्टी, और उसके बाद आया था मौर्य डायनेस्टी, ठीक है। ये महाजनपद वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो इनके बारे में हमने ऑलरेडी उस लेक्चर में देखा था, पर मौर्य डायनेस्टी बिकॉज इट रिक्वायर्स अ डिफरेंट लेक्चर ऑल टुगेदर, तो इसलिए हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो नंद डायनेस्टी, अगेन लेट मी गो बैक टू दैट स्टोरी कि जब नंद डायनेस्टी वाज रूलिंग, धनानंद वाज द लास्ट रूलर, जो काफी एरोगेंट थे और वो बहुत ही रूड थे उस समय, राइट। और उन्हीं के काल में अलेक्जेंडर ने मतलब ही स्टार्टेड एडवांसिंग टुवर्ड्स इंडिया, द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और नॉर्थ वेस्ट तक पहुंच चुके थे। तब चाणक्य वॉज देयर इन तक्षशिला, तो वो आए, आके इन्होंने बताया कोर्ट में धनानंद के कि अलेक्जेंडर इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स योर किंगडम और आपको कुछ करना चाहिए इसके बारे में, आपको रेडी रहना चाहिए बैटल के लिए। एंड देन धनानंद, क्योंकि वो काफ़ी एरोगेंट थे, तो उनको लगा कि ये एक ब्राह्मण आके मुझे डरा रहा है, तो ये इनको नहीं पता है मेरे पावर के बारे में, तो वो इंसल्ट करते हैं चाणक्य का और उनको बोलते हैं कि आप चले जाओ यहाँ से। तो चाणक्य फेल्ट वेरी इंसल्टेड, क्योंकि भरे दरबार में, आई मीन इट वाज इन द कोर्ट व्हेन ही डज समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, तो काफ़ी इंसल्टेड फील करते हैं चाणक्य। एंड चाणक्य उस समय बोलते हैं कि आप जो इतना एरोगेंस दिखा रहे हैं ये सही नहीं है, एक दिन आई चैलेंज यू कि एक दिन ऑल दिस विल फॉल डाउन एंड देयर विल बी ए न्यू डायनेस्टी जो यहाँ पे रूल करेगी मगध में, ठीक है। एंड धनानंद जैसा कि वो एरोगेंट थे, तो ही डिड नॉट पे अ लॉट ऑफ अटेंशन टू दैट एंड बोलते हैं चाणक्य को चले जाने के लिए, ठीक है। और उसके बाद चाणक्य जाते हैं, चाणक्य जाके ही रेजेस चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि ही फाइंड्स चंद्रगुप्त मौर्य बेसिकली, तो उन्हें लगता है कि ये वो व्यक्ति है जो बन पाएंगे एक नए डायनेस्टी का फाउंडर, एंड ही इज़ द वन जो रूल कर पाएंगे पूरे इंडिया में,
ऑफ कोर्स देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया एट दैट टाइम, लेकिन उन्हें लगता था कि काफ़ी बड़ा साम्राज्य ये स्थापित कर पाएंगे। ठीक है, इसके बारे में एक नॉवल है, फिक्शनल नॉवल है, पर वहाँ पे भी आपको काफ़ी कुछ इस बारे में पढ़ने को मिलता है। इट्स कॉल्ड चाणक्यस चैंट। ठीक है, चाणक्यस चैंट। तो ये एक नॉवल है, इसे लिखा गया था बाय अश्विन सांघी। तो यहाँ पे काफ़ी कुछ लिखा गया है अबाउट दिस कि कैसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को गाइड किया और फाइनली धनानंद को उन्होंने हराया। सो ऑल ऑफ दैट इज़ रिटन इन दिस बुक। तो अगर आपको शौक है नॉवेल्स पढ़ने का तो आप इस नॉवल को पढ़ सकते हैं, चाणक्यस चैंट। इट विल ऑल्सो हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री। ओके, तो नाउ लेट्स मूव अहेड। पहले जो राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब जैसा कि हमें पता है ही वॉज द फाउंडर, फर्स्ट एम्परर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। लेकिन कैसे बने, दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, राइज टू पावर जैसे दिखते हैं, ओवरथ्रू द नंदा डायनेस्टी विद द हेल्प ऑफ कौटिल्य चाणक्य, जो मैंने आपको ऑलरेडी बोला। लेकिन लेट मी गो बैक टू द स्टोरी ऑफ खिचड़ी। खिचड़ी ये अब इसका इतना इंपॉर्टेंस क्यों है यहाँ पे? जब गाइड करते हैं चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनने के लिए, बेसिकली धनानंद को हराकर एक नए साम्राज्य की स्थापना करने के लिए, तब चंद्रगुप्त मौर्य डायरेक्टली मगध चले जाते हैं, पाटलिपुत्र चले जाते हैं, दैट इज द कैपिटल ऑफ मगध। वहां जाके वो विद्रोह कर देते हैं और ऐलान करते हैं कि वो फाइट करेंगे धनानंद से। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि मगध वाज वेरी पावरफुल एट दैट टाइम, तो धनानंद के पास तो काफ़ी बड़े, ही हैड अ ह्यूज आर्मी, सोल्जर्स बहुत सारे थे। तो इसका अंदाज़ा नहीं हुआ चंद्रगुप्त मौर्य को कि वो चंद्रगुप्त मौर्य इतने पावरफुल नहीं है अभी भी, और वो डायरेक्टली जाके पाटलिपुत्र में अगर चैलेंज करते हैं तो शायद वो बचेंगे ही नहीं, जिंदा ही नहीं बचेंगे। तो वो सोचा ही नहीं कभी चंद्रगुप्त मौर्य ने। देन जब धनानंद को पता चला तो पूरी आर्मी लग गई चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य को ढूंढने के लिए। फिर वो भागे वहाँ से। फिर जब ऐसे फॉरेस्ट से भाग भाग के जा रहे थे, सारे सोल्जर्स से भाग रहे थे वो, तब उन्होंने देखा कि एक गरीब परिवार है जो उधर फॉरेस्ट में रहते हैं। तो उनका एक छोटा सा बच्चा है और एक माँ है। तो माँ ने बच्चे को खिचड़ी खाने के लिए दिया, और वो खिचड़ी गरम जस्ट अभी बन के तैयार हुई। ठीक है, तो खाने दिया। बच्चा खाना शुरू करता है, एकदम बीच से खाता है। जब बीच से खाने जाता है तो उसको लगता है कि अरे बहुत गर्म है, तो वो अपनी माँ को बोलता है कि बहुत गर्म है, मैं नहीं खा पा रहा हूँ। देन द मदर टेल्स कि साइड से थोड़ा थोड़ा खाओ। जब थोड़ा थोड़ा साइड से खाने लगोगे, धीरे धीरे एट सम पॉइंट यू विल रीच द मिडल, और यू विल रियलाइज कि पूरी खिचड़ी खत्म हो गई, खाली। थोड़ा थोड़ा, एक साथ पूरा बीच से नहीं खाना है, थोड़ा थोड़ा साइड से खाना है। तो धीरे धीरे वहां से खाते खाते पूरा खत्म हो जाएगा। दैट वॉज द आइडिया जो चाणक्य ने देखी। फिर चाणक्य ने सोचा कि हम डायरेक्टली मगध के कैपिटल में बीचों बीच पाटलिपुत्र में जाके चैलेंज कर रहे हैं। रादर अगर हम जो मगध है उसके बाउंड्रीज से शुरू करें, जहाँ पे डायरेक्ट जो अटेंशन है राजा का नहीं जा पाता है क्योंकि वो बाउंड्रीज है, राइट। तो अगर वहाँ से शुरू करें हम कि धीरे धीरे कुछ जगहों को हम जीते और फिर धीरे धीरे बीच की तरफ जाए, तो वो इजी होगा हमारे लिए टू विन अगेंस्ट धनानंद। डायरेक्टली कैपिटल में जाके जीतेंगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ी आर्मी है धनानंद के पास, और हमारे पास है ही नहीं कुछ। तो इस आइडिया को यूज किया इन्होंने कि साइड से धीरे धीरे वो लड़ने लगे, छोटे छोटे जो चीफ्स थे उनको हराने लगे, और धीरे धीरे वो काफ़ी सारा राज्य का पार्ट अपने अंदर लेने लगे। एंड दैट इज हाउ फाइनली वो जाके धनानंद को हरा पाते हैं। ठीक है, सो दिस वाज द होल स्टोरी ऑफ खिचड़ी। ओके, तो फिर एक बार जब उन्होंने जीत ली, फिर मगध को जीत लिया, उन्होंने साम्राज्य को स्थापित कर लिया, फिर वो एक्सपेंशन की तरफ बढ़ते हैं, धीरे धीरे एक्सपैंड करते हैं अपने राज्य को। ठीक है, तो एक्सटेंडेड द एम्पायर अक्रॉस नॉर्दर्न इंडिया एंड डिफीटेड सेल्यूकस निकेटर। वही सेल्यूकस निकेटर जिसके बारे में अभी बता रहा था कि एक फाइट हुआ उनके बीच, एंड देन फाइनली एक ट्रिटी हुई, जिस ट्रिटी के तहत
500 एलिफेंट्स चंद्रगुप्त मौर्य ने दिया सेल्यूकस निकेटर को, एंड सेल्यूकस निकेटर ने काफ़ी सारा जो वो राज्य जो पार्ट वो रूल कर रहे थे वो वापस कर दिया चंद्रगुप्त मौर्य को, एंड ऑल्सो ही सेंट एन एम्बेसडर मेगास्थेनिस टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो वो हुआ था, तो ये वही है। तो इन्होंने एक्सपैंड करना शुरू किया, ठीक है। फिर एंड में काफ़ी कुछ उन्होंने किया, ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ वर्क ही डिड। तो इन्होंने क्योंकि बाय दैट टाइम अर्थशास्त्र जो है वो भी बन चुका था, तो ही ऑलरेडी हैड एन आइडिया कि कैसे राज्य को चलाना है, एंड ही ऑल्सो हैड चाणक्य विथ हिम हु वाज वेरी इंटेलिजेंट नॉलेजेबल। तो उनको पता था कि चलाना कैसे है। तो चंद्रगुप्त मौर्य को काफ़ी उन्होंने सहायता की, एक तो पहले एस्टैब्लिश करने में साम्राज्य को और उसके बाद उसको चलाने में भी, ठीक है। और बाय द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, इफ यू रिमेंबर कि मैंने आपको जैनिज्म वाले लेक्चर में बताया था कि डिफरेंट स्कूल्स ऑफ जैनिज्म में मगध से कैसे, लेट मी जस्ट ड्रॉ इट फॉर यू, लेट मी टेक अ डिफरेंट कलर, मगध से कैसे साउथ की तरफ आते हैं भद्रबाहु along with चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। और वो वहां सेटल होते हैं, क्यों? क्योंकि अकाल पड़ता है मगध में। तो भद्रबाहु जो थे वो एक स्पिरिचुअल गुरु भी थे चंद्रगुप्त मौर्य के, तो वो बोलते हैं कि यहाँ अकाल पड़ रहा है तो हमें वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर पीपल ऑल्सो। तो वो चले जाते हैं साउथ की तरफ, श्रवण बेलगोला एक जगह है कर्नाटक में, वहाँ चले जाते हैं। तो वहाँ भी ऑफकोर्स जैनिज्म का प्रचार होता है, और मैंने आपको बताया था कि कैसे दिगंबर और श्वेतांबर में डिवाइड हो जाता है। तो जो लोग साउथ की तरफ चले जाते हैं वो दिगंबर जो ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ महावीर को फॉलो करते हैं, तो वो चले जाते हैं साउथ की तरफ, एंड जो मगध में रह जाते हैं वो बन जाते हैं श्वेतांबर्स, ठीक है। तो अपने लाइफ के एंड की तरफ चंद्रगुप्त मौर्य साउथ में चले जाते हैं श्रवण बेलगोला में, ठीक है। श्रवण बेलगोला, इफ यू सी हियर यू कैन सी इट्स रिटन, ठीक है। तो वो अपना जो थ्रोन है वो छोड़ देते हैं और चले जाते हैं साउथ की तरफ। वहाँ पे वो फाइनली एक जैनिज्म में एक प्रथा होती है दैट यू फास्ट अंटिल डेथ, तो वो करके फाइनली ही डाइज, ठीक है। तो दिस वाज द स्टोरी ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। आई होप आपको समझ में आ गया। देन इफ वी गो टू हिज सन दैट इज बिंदुसार। बिंदुसार थे पुत्र चंद्रगुप्त मौर्य के, ठीक है। तो नोन एज अमित्र घट, स्लेयर ऑफ एनिमीज, मतलब दोस्तों का दोस्त दुश्मनों का दुश्मन, इसका मीनिंग वही है अमित्र घात, ठीक है। तो बिंदुसार को हम बहुत सारे टेक्स्ट्स में, इन लिटरेचर टेक्स्ट वी सी कि ही इज नोन एज अमित्र घाट ऑल्सो। अगर आपको ये नाम कहीं पे मिले देन आपको समझना है कि इट इज अबाउट बिंदुसार। तो ऐसा भी हो सकता है कि प्रीलिम्स में आपको पूछे कि हु वाज नोन एज अमित्र घाट, तो यू हैव टू नो कि बिंदुसार के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। फिर इन्होंने भी काफी एक्सपेंशन किया टुवर्ड्स डेक्कन, बट ये एकदम साउथ तक नहीं जा पाए, सिर्फ डेक्कन तक ही थोड़ा जा पाए थे, ठीक है। लेट मी शो यू द मैप अगेन हियर, दिस मैप। तो यहाँ पे इफ यू कैन सी, लेट मी यूज अ डिफरेंट इंक सो दैट यू अंडरस्टैंड वेल। तो अगर आप देखें यहाँ है पाटलिपुत्र, ठीक है। सो दिस इज मगध। फ्रॉम हियर ये थोड़ा डेक्कन तक यहाँ तक जा पाते हैं, ठीक है। ऑल दीज पार्ट्स फाइनली बाद में तो आ जाते हैं, बट अभी बिंदुसार के मतलब अभी तो यहीं पे ये लोग रुक जाते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल, मतलब आई विल टेल यू हाउ दे गो बियॉन्ड ऑल्सो, पर बिंदुसार के टाइम पे उतना तक ही जा पा रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, देन कम्स अशोका एंड देन ही मूव्स इट फर्दर डाउनवर्ड्स, बट फॉर नाउ यहाँ पे एंड द एडमिनिस्ट्रेशन वाज कंटिन्यूड सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, लाइक आई हैड सेड कि ऑलरेडी सेंट्रलाइज था। काफी किताबों में डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में भी हमें मिलता है, बट अगेन वी आर नॉट वेरी श्योर कि कितना डिसेंट्रलाइज था। लेकिन द फैक्ट कि काफी सारा ब्यूरोक्रेसी वहाँ पे मौजूद था, सो उससे हमको ये एक आइडिया मिलता है कि येस देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑल्सो, ठीक है। और बिंदुसार जो थे वो पेट्रन थे आजीविका सेक्ट के। आजीविका के बारे में भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया था अबाउट व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स। बुद्धिज्म में भी मैंने बताया, देन इन जैनिज्म ऑल्सो मैंने बताया था आपको अबाउट आजीविकास। तो ही हैड अ नोटेड इंटरेस्ट फॉर आजीविकास, तो उनको अच्छा लगा आजीविकास का जो कॉन्सेप्ट है वो। तो इफ वी सी हिज फादर चंद्रगुप्त मौर्य,
सो ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय जैनिज्म। फिर बिंदुसार जो थे ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय आजीविकास, ठीक है। एंड आजीविकास जो है तो उनका बेसिकली आइडिया है कि जो फेट है, जो डेस्टिनी है, वो होना ही है। द फेट, एवरीथिंग इज डिसाइडेड बेसिकली। तो नियति जो है, जो होना है वो होगा ही। सो दिस इज द होल आइडिया। तो इनको क्या होता है कि आजीविका में ये ही बिकम्स अ पार्ट ऑफ द सेक्ट। तो एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ इनको फील होता है कि बस यही था मेरा लाइफ एंड देयर इज नॉट मच लेफ्ट। तो यही नियति थी, इतना ही मुझे राजा बनना था। सो ही लीव्स हिज थ्रोन एंड वो चाहते हैं कि अभी इनके पुत्र बनेंगे राजा। नाउ ही हैड अ लॉट ऑफ सन्स। तो इसमें क्या होता है, वो चाहते हैं कि मेरे बेटे में से कोई एक जो सबसे आई मीन टू से जो सबसे वर्दी हो वो बन जाए राजा। लेकिन द प्रॉब्लम हियर इज कि सबको राजा बनना होता है। ऑल हिज सन्स वांटेड टू बी द किंग। और इनमें से एक थे अशोक। तो अशोक जो है, जो बिंदुसार के मिनिस्टर्स थे, उनको लगता था कि अशोक काफ़ी अच्छे राजा बन पाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी गवर्नर थे तक्षशिला के, उज्जैन के भी, और वहाँ पे उन्होंने काफ़ी अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन दिखाई अशोक ने। तो इनके मिनिस्टर्स को लगने लगा कि शायद अशोक ही है जो बहुत अच्छा राजा बन पाएगा आफ्टर बिंदुसार। तो क्या होता है कि ये जो सारे ब्रदर्स थे, ये जो सारे भाई थे अशोक के, इनके बीच एक सॉर्ट ऑफ वॉर होने लगती है, ठीक है। ये अपने बीच में ही झगड़ने लगते हैं। तो 4 साल कोई नहीं बनता है राजा। 4 सालों तक द गद्दी, द थ्रोन इज एम्प्टी आफ्टर बिंदुसार लीव्स इट। तो ये लड़ने लगते हैं, लड़ते लड़ते फिर क्या होता है, काफ़ी किताबों में लिखा है कि अशोक अपने 99 भाइयों को मारने के बाद राजा बनते हैं। काफ़ी किताबों में 16 भाइयों के बारे में भी लिखा हुआ है। वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट, बट द पॉइंट इज कि दिस इज ट्रू कि लड़ाई तो हुई थी भाइयों के बीच में कि कौन राजा बनेगा। फाइनली 4 साल बाद अशोक बन जाते हैं राजा, ठीक है। अशोक बिकम्स द किंग फाइनली। ऑफ कोर्स इनिशियली मतलब दिस थिंग वाज देयर कि कौन राजा बनेगा, सो दे वर नॉट श्योर अबाउट इट। बट जब फाइनली 268 में वो राजा बन जाते हैं, तब ही अज्यूम्स द थ्रोन एंड बिकम्स द सॉर्ट ऑफ किंग जो उससे पहले कभी इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कभी देखा नहीं गया था, ठीक है। क्यों? क्योंकि अशोक जो है वो एक बहुत ही चक्रवर्ती राजा के रूप में उभर कर आए, ठीक है। चंड अशोक बोलते थे वो खुद को, CH, दिस इज H, चंड अशोक बोलते थे वो खुद को। मतलब वो बहुत ही पराक्रमी प्रतापी राजा थे, चंड अशोक, ठीक है। और फिर उन्होंने कलिंग में एक कॉन्क्वेस्ट किया। कलिंग बेसिकली पहले एक पार्ट हुआ करता था मगध का ही, पर कलिंग ने अपने आप को फ्री कर लिया था मगध से। तो ये जो था ये प्यूनिटिव वॉर था। तो अशोक बेसिकली वांटेड कि हम फिर से कलिंग को अपने मगध के अंदर ले लेंगे। एंड उसके लिए उन्होंने जो किया, इट वाज बेसिकली लाइक अरे मतलब मैं बदला लेना चाहता हूँ तुमसे, वैसा टाइप का था, राइट। तो अब जब इन्होंने वॉर किया कलिंग के ऊपर, इट वाज वेरी क्रूएल, मतलब लाखों लोगों को मार दिया उन्होंने। एंड उसके बाद जो उन्होंने देखा, दैट कंप्लीटली चेंज्ड हिम। ये ऑफ कोर्स वी हर्ड इट सो मेनी टाइम्स कि कलिंग का जो वार था वो बहुत ही ब्लडी था। ब्लडी एज इन लॉट ऑफ ब्लड वाज देयर, ब्लडशेड। एंड ऑल्सो ये बात है कि मतलब जो उस टाइम के लोग थे उन्होंने कभी उतना ब्लडशेड देखा ही नहीं था। ऑल्दो हमने ऑलरेडी देखा था महाजनपदों के टाइम पे कि वॉर्स काफ़ी हो रही थी, लेकिन जो कलिंग के वॉर में हुआ उतना कभी नहीं हुआ था। एंड इट वाज सो मच कि कलिंग के वॉर के बाद अशोक खुद वो थोड़े चेंज हो गए। जब उन्होंने देखा कि इतना लॉस हो गया लाइफ का, देन ही फेल्ट कि ये बहुत गलत किया मैंने। तब उनका जो है थोड़ा हृदय परिवर्तन होता है एंड ही स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स बुद्धिज्म। अब कई किताबों में आपको मिलेगा कि ही वॉज ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ बुद्धिज्म, और कई किताबों में आपको मिलेगा कि कलिंगा के वॉर के बाद वो बुद्धिज्म में आ गए। नाउ वी आर नॉट श्योर अबाउट इट, क्योंकि
अलग अलग हिस्टोरियंस का अलग अलग मानना है, बट व्हाट वी नो इज ही वाज अ पार्ट ऑफ बुद्धिज्म, एटलीस्ट आफ्टर कलिंग के वॉर के बाद तो जरूर, ठीक है। तो ही बिकेम अ पेट्रन ऑफ बुद्धिज्म, फैसिलिटेटिंग इट्स स्प्रेड विद इन एंड आउटसाइड इंडिया, ठीक है। तो एक तो वो ट्रांसफॉर्म हो गए कंप्लीटली आफ्टर सीइंग ऑल दिस वायलेंस। उसके बाद तो उन्होंने क्या किया, जब वो बुद्धिज्म को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करने लगे तब ही रियलाइज्ड कि ये जो मैं वायलेंस की तरफ जा रहा हूँ दिस इज नॉट गुड, तो उन्होंने वो स्टॉप कर दिया। देन ही फेल्ट कि आई शुड स्प्रेड इट ऑल्सो, एंड उस टाइम बाय दैट टाइम अगर आपको याद है जैनिज्म में बुद्धिज्म में हमने पढ़ा था कि देयर वेर अ लॉट ऑफ फाइट्स गोइंग ऑन, तो बुद्धिस्ट काउंसिल भी इन्होंने ऑर्गेनाइज कराया इनके समय में, ठीक है। एंड देन डिसाइडेड कि ये स्प्रेड होना चाहिए, ये जो आइडिया है बुद्धिज्म का, दिस हैज टू स्प्रेड। ही सेंट हिज सन महेंद्र और उनकी बेटी जो संघमित्रा है उनको उन्होंने भेजा श्रीलंका टू प्रमोट बुद्धिज्म। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स ही डिड। तो एक जो रीजन है कि बुद्धिज्म इतना क्यों स्प्रेड हुआ टुवर्ड्स साउथ ईस्ट एशिया, बेसिकली आउटसाइड इंडिया, तो उसका कारण ये है कि अशोक ने ऐसे स्टेप्स लिए कि इसको स्प्रेड किया जाए, इस आइडिया को स्प्रेड किया जाए। दिस वाज वन ऑफ द रीजंस, ठीक है। और अशोक ऐसे थे कि ही वाज वेरी मच इन कम्युनिकेशन विद द प्रजा। काफी सारा उन्होंने जो एक्सटेंट है इंडिया का उस पर वो रूल कर रहे थे। तो वो क्या कर रहे थे इसमें कि लोगों से बातचीत भी कर रहे थे। कैसे कर रहे थे? थ्रू एडिक्ट्स, थ्रू इंस्क्रिप्शंस, थ्रू हिज पिलर्स। हम देखेंगे इसके बारे में क्या है ये, पर बेसिकली वो बता रहे थे लोगों से वो संपर्क कर रहे थे, वो बता रहे थे कि दिस इज व्हाट आई वांट, दिस इज व्हाट यू शुड बी डूइंग। वो अपने आप को पिता स्वरूप देखते थे ऑफ द प्रजा, प्रजा को अपने बच्चे जैसे देखते थे। तो वो बताते थे, वो उनको गाइड करते थे कि ऐसे आपको अपना जीवन जीना चाहिए। और वो ये भी बताते थे अपने इंस्क्रिप्शंस में कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रहा है। और हम काफी सारे इंस्क्रिप्शंस में उनके आइडियाज को देखते हैं। तो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन वी हैव बोथ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑल्सो एंड उसके साथ वी हैव बुक्स ऑल्सो, लिटरेरी सोर्सेज भी है। तो दोनों जब हम एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ लेके, तब वी अंडरस्टैंड द एज वेरी वेल। उस समय को हम बहुत अच्छी तरीके से हम समझ पाते हैं। ओके, सो दैट हैपेंड। फिर धम्म, बेसिकली धर्म को उन्होंने स्प्रेड किया था, ठीक है। स्प्रेड द पॉलिसी ऑफ धम्म। धम्म हमने ऑलरेडी देखा था कि कैसे र साइलेंट होता है, तो धम्म है वो राइटियसनेस, एम्फसाइजिंग नॉन वायलेंस एंड टॉलरेंस। और इंस्क्रिप्शंस के बारे में तो मैंने ऑलरेडी बोला ही आपको कि एडिक्ट्स, इंस्क्रिप्शंस काफी सारे थे उनके, ठीक है। और एक बात, चंड अशोक के बारे में मैंने बताया आपको कि पहले वो खुद को चंड अशोक बोलते थे, फिर बाद में जब व्हेन ही टुक अप बुद्धिज्म, तो वो बुद्धिज्म स्प्रेड करने लगे, तब उन्होंने खुद को धम्म अशोक बोला, धम्म अशोक बोला, ठीक है। तो ये एक बात है। एंड ऑल्सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट कि वो अपने इंस्क्रिप्शंस में उनका अपना नाम नहीं लिखते थे, ठीक है। अशोक कहीं पे मेंशन्ड ही नहीं है। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। पर वो अलग अलग नाम से थे, ठीक है। तो ये भी है। तो इसलिए बहुत टाइम तक पता नहीं चल रहा था कि ये जो सारे इंस्क्रिप्शंस हैं वो है किसके। वहाँ पे बहुत सारे आप जब इंस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ते हैं, व्हेन यू रीड द एनसीईआरटी ऑल्सो, वहाँ पे आपको दिखेगा कि वहाँ पे कुछ अलग अलग नाम है। तो वो सारे नाम जो है, सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि इज इट ऑफ अशोक या कोई और। लेकिन बाद में जेम्स प्रिंसेप ने ही ये फाइनली बताया कि ये जो है ये अशोक ही है। सो बेसिकली गंगाधरी शक्तिमान। तो गंगाधरी शक्तिमान है, ये बात किसने बताया? जेम्स प्रिंसेप ने बताया फाइनली। So this was a confusion initially, but later on it was all cleared by James Prinsep, and then we also had the literary sources also to prove it. Okay? तो अब अगर जो लास्ट है मौर्यन एम्पायर में, अशोक तो थे, अशोक के बाद जो सक्सेसर्स आए वो धीरे धीरे वीक होने लगे। अब जब सक्सेसर वीक हो जाएगा तो क्या होगा? जो साम्राज्य उन्होंने स्थापित किया था वो भी धीरे धीरे वीक होने लगेगा। तो एकदम लास्ट जो मौर्यन किंग थे वो थे बृहद्रथ। नथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट हिम, बट आई हैव ओनली मेंशन्ड दिस बिकॉज वो लास्ट मौर्यन किंग थे, ठीक है। तो वो वीक रूलर थे, रेन द मार्क ऑफ डिक्लाइन ऑफ द एम्पायर।
फिर उसके बाद ओवरथ्रोन बाय पुष्यमित्र शुंग, शुंग डायनेस्टी उसके बाद एस्टेब्लिश होती है। तो पुष्यमित्र शुंग ने उनको ओवरथ्रो कर दिया था, ठीक है। तो वो कौन थे? वो बेसिकली एक जनरल थे मौर्यन आर्मी के, और शुंग डायनेस्टी को वो लीड करने लगे उसके बाद, ठीक है। तो मौर्यन एम्पायर यहीं पे खत्म हो जाता है। लेकिन वी हैव टू लुक एट समथिंग एल्स ऑल्सो, वी हैव टू लुक एट अशोकन इंस्क्रिप्शंस। प्रीलिम्स में काफी सारे क्वेश्चंस आपको आते हैं फ्रॉम अशोकन इंस्क्रिप्शंस, तो आपको जानना होगा कि अशोकन इंस्क्रिप्शंस कौन कौन सी लोकेशंस में है। द क्वेश्चंस आर मोस्टली ऑफ लोकेशंस, ठीक है। तो अगर हम देखें, पहला जो है वो है मेजर रॉक एडिक्स, देन वी हैव माइनर रॉक एडिक्स। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं ताकि आपको दिखे। सेपरेट रॉक एडिक्स एंड मेजर पिलर एडिक्स, एंड फाइनली वी हैव माइनर पिलर एडिक्स। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। तो ये सारे जो है वो अशोक की तरफ से ही है। 14 एडिक्स है जो अशोक के धम्म को डिस्कस करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज को डिस्कस करते हैं। लेकिन रिमेंबर 14 एडिक्स है, लेकिन 10 लोकेशंस, देयर इन 10 लोकेशंस ओनली, 10 लोकेशंस पर ही है, ठीक है। एंड देन पर्सनल मैसेजेस है फ्रॉम अशोक, तो वो माइनर रॉक एडिक्स में हम देखते हैं, और जो उनके मॉरल बिलीफ्स है वो भी हम देख पाते हैं इन माइनर रॉक एडिक्स। फिर जो कुछ अलग सेपरेट रॉक एडिक्स है वो फोकस्ड ऑन स्पेसिफिक रीजन्स एंड कंसर्न्स, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक कंसर्न हुआ तो उसके बारे में सेपरेट रॉक एडिक्ट में आएगा, ठीक है, या कुछ रीजन के बारे में कुछ है तो वैसा है। ऑल्सो मेजर पिलर एडिक्स, ठीक है, तो पिलर्स कुछ थे, वहां पे भी एडिक्स थे। तो इंस्टॉल्ड अक्रॉस द एम्पायर इंस्क्राइबिंग लॉज एंड बुद्धिस्ट वैल्यूज, ठीक है। तो जैसा मैंने बोला कि कैसे लाइफ जीनी है उसके बारे में वो बताते हैं थ्रू दिस। एंड माइनर पिलर एडिक्स भी हैं, सो रेफर टू प्रैक्टिकल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शंस, वही सब है, ठीक है। सो बेसिकली इफ वी अंडरस्टैंड थ्रू ऑल दीज एडिक्ट्स, अशोक क्या करना चाहते थे? अशोक बेसिकली कम्युनिकेट करना चाहते थे प्रजा के साथ। तो दैट इज द होल पॉइंट ऑफ दीज एडिक्ट्स, ठीक है। देन ये एक मैप है वेर यू कैन सी द एडिक्ट्स ऑफ अशोका, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखें तो लेट मी यूज ब्लैक कलर, तो यहां पे अगर आप देखिए ये जो है, यहां पे मेजर रॉक एडिक्स भी है, पिलर एडिक्स भी है, माइनर रॉक एडिक्स एंड टेरिटोरियल लिमिट्स जो है ये ग्रीन डॉटेड लाइन है, ये है, ठीक है। तो इसमें मेजर रॉक एडिक्स जो है वो आपको जानना बहुत जरूरी है। आप कंदाहार में देख सकते हैं, कंदाहार इज टुडे इन अफगानिस्तान। तो आप सोचिए कितने दूर तक फैला हुआ था ये साम्राज्य। एंड अगेन रिमेंबर वन थिंग, अगर कहीं पे हमको रॉक एडिक्स मिल रहे हैं, पिलर एडिक्स मिल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वहां तक साम्राज्य फैला हुआ था। क्योंकि आपको आपके घर में सपोज मैं अगर आऊं, आके मैं बोलूं कि मुझे एक पिलर लगाना है यहाँ पे, तो क्या आप खुश होंगे उससे? क्या आप देंगे मुझे ये करना? ऑफ कोर्स नॉट। तो मैं अपने घर में ही सिर्फ पिलर लगा सकता हूं, राइट। तो इसका मतलब ये है कि इतने दूर तक ये साम्राज्य फैला हुआ था। फाइन। ऑल्सो इफ यू सी वन थिंग, वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज कि ये जो कंदाहार में, फिर नॉर्थ वेस्ट पार्ट में, शाहबाजगढ़ी में या मनसेरा में, तो यहाँ पे जो पिलर एडिक्ट्स थे वो ग्रीक और अरामिक लैंग्वेजेस में थी। क्यों अरामिक एंड ग्रीक? बिकॉज उस जगह पे ग्रीक्स वेर रूलिंग एट दैट टाइम। इफ यू रिमेंबर सेल्यूकस निकेटर उनको हरा दिया था, उसके बाद कुछ पार्ट्स आ गए मगध के अंदर एंड कुछ पार्ट उनको भी मिला था, ठीक है। सो दैट, तो इसलिए बिकॉज ग्रीक्स वेर ऑल्सो देयर, तो इसलिए दीज लैंग्वेजेस दैट वेर यूज्ड इन दीज एडिक्ट्स, मेजर हो या माइनर रॉक एडिक्ट्स हो या पिलर एडिक्ट्स हो, यहाँ पे ग्रीक प्लस अरामिक लैंग्वेजेस वेर यूज्ड। फिर अगर आप साउथ की तरफ भी जाए तो आप देखेंगे जैसे कि येरागुडी इज इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पे जो रॉक एडिक्ट्स है, तो यहाँ पे इन्होंने यूज किया था प्राकृत और ब्राह्मी। फाइन। अब इफ यू सी कि प्राकृत अगर साउथ इंडिया में यूज हो रहा है, उस टाइम प्राकृत वाज नॉट बीइंग यूज्ड, पर अगर प्राकृत यूज हो रहा है साउथ इंडिया में, तो इसका मतलब ये है कि द राजा इज टेलिंग टू ट्राइंग टू डोमिनेट द लैंग्वेज ऑल्सो एट दैट पॉइंट, राइट। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है, जो राजा का रिलीजन होता है वो मोस्टली प्रजा फॉलो करती है। सेम गोज फॉर लैंग्वेज ऑल्सो, एवरी रिलीजन हैज देयर ओन सॉर्ट ऑफ स्पेसिफिक लैंग्वेज ऑल्सो। हमने देखा था कि वैदिक एज में संस्कृत वॉज द लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद बुद्धिज्म, जैनिज्म, हमने देखा पाली, प्राकृत, ऑल दीज लैंग्वेजेस वे देयर, राइट। तो यहाँ पे अगर हम देखें, सो राजा अगर किसी रिलीजन को फॉलो कर रहा है तो वो ये भी ट्राई कर रहा है कि उस लैंग्वेज को भी फॉलो करे लोग। तो इसलिए इफ यू सी दीज इंस्क्रिप्शंस, तो कुछ बहुत सारे प्राकृत में भी है,
ग्रीक एरामिक इसलिए है क्योंकि उस जगह पे इट्स इंपॉर्टेंट फॉर देम टू अंडरस्टैंड कि राजा क्या बोल रहा है, पर यहाँ पे दे वर यूजिंग ब्राह्मी एंड प्रकृत, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। देन यू सी गिरनार एक जगह है, वहां पे भी यू विल सी मेजर रॉक एडिक्ट्स। गिरनार वाले जो गिरनार वाला जो ये मेजर रॉक एडिक्ट है, यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी लिखा गया है। देन देयर इज वन इन सोपारा ऑल्सो, सन्नति, जोगाड़ा और ढौली, ये जो है ये स्पेशल एडिक्ट्स है। क्यों? क्योंकि कलिंगा के वॉर के बाद इनको इंस्टॉल किया गया था और यहाँ पे लिखा गया था बाय अशोका कि ये क्या करना चाहते हैं अभी कलिंग में, क्योंकि इतना वॉर हो गया, नाउ फाइनली ही रिग्रेट्स कि इतना वायलेंस हुआ, ब्लडशेड हुआ इतना, तो अब ये क्या वेलफेयर करेंगे लोगों के लिए इन कलिंग, तो इसलिए ये दो स्पेशल एडिक्ट्स थे। एंड ऑल्सो ये अपने रॉक एडिक्ट्स में हो, पिलर एडिक्ट्स में हो, इन सब में ये बताते थे अबाउट द वेलफेयर स्टेट ऑल्सो दैट ही इज ट्राइंग टू बिल्ड। बेसिकली हेल्थ केयर पे फोकस कर रहे हैं एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स उस टाइम पे ही वॉज ट्राइंग टू टेल, राइट। सो देन लेट्स लुक एट द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। अब मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है कि हमने देखा कि कैसा सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन मोस्टली था, लेकिन थोड़ा सा डिसेंट्रलाइजेशन भी था। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इज प्रीलिम्स में आपको टर्म्स पूछे जाते हैं, जो ऑफिसर्स थे या पोस्ट्स, डेजिग्नेशंस, ये सब आपको बहुत पूछा जाता है। तो हियर आई हैव अ फ्यू डेजिग्नेशंस फॉर यू जो पूछे गए हैं पहले, एंड ऑल्सो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि दीज माइट बी आस्क्ड लेटर ऑन इन द एग्जाम। तो स्वामिन, स्वामिन कौन होता है? दैट इज द किंग, द सेंट्रल फिगर ऑफ द एम्पायर, जो राजा है उसको स्वामिन बोलते थे उस समय, ठीक है। फिर आमत्य, आमत्य जो हायर ऑफिशियल्स होते थे, ब्यूरोक्रेट्स बेसिकली, वो होते थे, ठीक है। नाउ दैट वी आर ऑन द टॉपिक ऑफ ब्यूरोक्रेट्स, लेट मी टेल यू वन थिंग। अर्थशास्त्र में लिखा गया था कि ब्यूरोक्रेसी कैसी होनी चाहिए, राइट। एंड वहां उस समय जो ब्यूरोक्रेट्स होते थे, जो आमत्यज होते थे, वो आज की तरह, जैसे आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एग्जाम देंगे, कल आईएएस बन जाएंगे, तो उस समय भी क्या होता था कि एक एग्जाम होता था, चाणक्य यूज्ड टू टेक दैट एग्जामिनेशन, जो पास करते थे वो बनते थे अमत्य। सो अमत्य को आप एक प्रकार से बोल सकते हैं कि आज के जो आईएएस ऑफिसर्स हैं वो उस समय के अमत्यस थे, ठीक है। मिनिस्टर्स एंड ऑफिशियल्स हु एडेड द किंग इन एडमिनिस्ट्रेशन, जो टॉप लेवल के जो ऑफिशियल्स होंगे वो होते थे अमत्यस उस समय में, ठीक है। फिर जनपद, जनपद हम ऑलरेडी जानते हैं कि टेरिटोरीज को जनपद बोला जाता है, तो टेरिटरीज एंड प्रोविंसेस अंडर मौर्यन कंट्रोल, तो उनको जनपद बोला जाता था। पहले हमने महाजनपद के टाइम पे भी पढ़ा है कैसे जनपद बिकम्स महाजनपद। सो इस टाइम भी जो छोटे छोटे टेरिटरीज एंड प्रोविंसेस थी उनको जनपद ही बोला जाता था। दुर्ग, दुर्ग बेसिकली फोर्ट होता है, फोर्टिफाई किया जाता है। तो हमने देखा था कैसे पाटलिपुत्र में फोर्टिफिकेशन किया गया था, राजगृह में फोर्टिफिकेशन किया गया था। तो उसी तरह तो जब ये किसी इंपॉर्टेंट जगह को, पैलेस को जब फोर्टिफाई करते थे, वो दुर्ग होता था, ठीक है, तो उसको दुर्ग बोलते हैं, ठीक है। एंड कोष, कोष जो है ट्रेजरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो चाणक्य ने कहा था अपने किताब में अर्थशास्त्र में कि आपको हमेशा कोष को बढ़ाते रहना है। क्यों? क्योंकि जब आपका कोष बढ़ेगा, बेसिकली व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ मनी कमिंग, मनी कहां से लेंगे आप? फ्रॉम टैक्स, राइट। सो इवन अर्थशास्त्र में ये भी लिखा गया है कि टैक्स कितना लेना है आपको, 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस, वो आपको एज टैक्स लेना है। तो वो भी लिखा गया है अर्थशास्त्र में। तो जब आप टैक्स लेंगे तब आपका जो कोष है, राजकोष जो है, सो दैट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। जब वो इंक्रीज होगा तभी आप यूज कर पाएंगे उसको टू मेंटेन अ प्रॉपर आर्मी, आप पेमेंट कर पाएंगे अपने अमत्यस को, अपने ऑफिशियल्स को। नाउ अगेन लेट मी टेल यू वन इंपॉर्टेंट थिंग हियर कि ये जो पेमेंट है ये कैश में ही होता था हमेशा। यहां पे ऐसा सिस्टम बिल्कुल नहीं था कि लैंड दे दे हम सैलरी में, वो बिल्कुल नहीं था उस समय तक। क्योंकि चाणक्य ने बोला था कि अगर आप लैंड देंगे इन ल्यू ऑफ द सर्विसेज दैट ऑफिशियल इज गिविंग यू, अगर आप लैंड दे देंगे एज सैलरी, तो प्रॉब्लम क्या होगा कि वो उस लैंड में जो ऑफिशियल है जिसको दिया गया है, तो वो वहां पे स्ट्रांग हो जाएगा और फिर वो अपनी कभी मतलब कुछ साल बाद शायद वो ज्यादा स्ट्रांग बन के वो अपनी इंडिपेंडेंस दिखाएगा और वो फाइट करेगा या रिबेल करेगा अगेंस्ट द किंग। तो इसलिए चाणक्य ने बोला कि आप लैंड नहीं देंगे, नो लैंड इन टर्म्स ऑफ सैलरी, ओनली कैश, कैश दिया जाएगा, ठीक है। तो वो बताया गया था। तो कोष जो है इसलिए भी इंपॉर्टेंट था बिकॉज क्योंकि कैश में सब कुछ हो रहा था, वहां पे सैलरीज कैश में दी जा रही थी, तो कोष इंपॉर्टेंट है, कोष बड़ा होना चाहिए। उसके लिए यू हैव टू हैव अ लॉट ऑफ टैक्सेस।
हमने देखा था कैसे महाजनपद के टाइम तक आते आते देयर वर अराउंड 60 टैक्सेस, 60 टैक्सेस। तो ये दिस वाज कंटिन्यूइंग इन द टाइम ऑफ मौर्याज आल्सो, ठीक है। उसके बाद दंड, बल, सो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ लॉज, क्योंकि लॉज जो थे उस टाइम उनको एनफोर्स करना बहुत इंपॉर्टेंट था टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द किंगडम। तो इसलिए दे हैड दिस दंड, दंड बेसिकली इज पनिशमेंट, बल बेसिकली हाउ दे एनफोर्स द लॉज, सो वो था, ठीक है। एंड देन मित्र, मित्र इज बेसिकली एलाइज, जो आज भी हम बोलते हैं फ्रेंड्स, मित्र होते हैं, राइट। सो एलाइज बेसिकली नेबरिंग किंगडम्स या वसाल्स जिनसे हम मित्रता कर सकते हैं वो बन जाते हैं मित्र, ठीक है। सो दीज वे सम टर्म्स फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मौर्यस, ठीक है। इनको आपको याद रखना है बिकॉज ये डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन प्रीलिम्स। फिर हम देखते हैं मौर्यन सोसाइटी को। इफ वी लुक एट द सोसाइटी, तो अर्बन रूरल डिवाइड हुआ करता था। हमने देखा था पहले महाजनपदों के टाइम पे कि वो अर्बन्स बेसिकली अर्बन एरियाज फिर से उभरने लगे थे। सेकेंड अर्बनाइजेशन बोला जाता है 6th सेंचुरी BCE के टाइम को, सो जो महाजनपद का टाइम था, तो वही अभी तक कंटिन्यू हो रहा था, ठीक है। तो काफ़ी सारे बड़े बड़े सिटीज़ जैसे पाटलिपुत्र विच वॉज द कैपिटल ऑफ मगध, तो वो अर्बन सेंटर था, ठीक है। और अराउंड दीज अर्बन सेंटर्स वेयर सम रूरल एरियाज, तो रूरल एरियाज जो होती थी उस समय, सो दोज एरियाज वेर बेसिकली ट्राइंग टू प्रोवाइड फूड टू द अर्बन एरियाज, क्योंकि रूरल एरियाज आज भी अगर आप देखें गांव में क्या होता है, गांव बेसिकली वहां पे एग्रीकल्चर हो रहा है, तो वो एग्रीकल्चरल सरप्लस जो है वो भेजा जाता है शहरों में, सिटीज में, राइट। सिटीज का क्या होता है, सिटीज वहां से आपको गांव में बेसिकली इकोनॉमी प्रोवाइड करती है, बेसिकली इट सेंड्स यू द मनी कि आपने सरप्लस यहाँ पे भेजा शहरों में, और शहर से आपको हेल्थ केयर फैसिलिटीज मिलती है, पैसे मिलते हैं वहां से, सो ऑल ऑफ दिस। तो यही उधर भी था, उस समय भी था, मगध के टाइम, मगध में मौर्यन डायनेस्टी के टाइम पे भी यही था। एक रूरल अर्बन डिवाइड था वहां पे कि रूरल एरियाज वेर नॉट दैट गुड इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज, पर जो अर्बन सेंटर्स थे वो बहुत ही एडवांस्ड हुआ करते थे, ठीक है। फिर कास्ट सिस्टम तो था ही, हमको पता ही है, लेकिन सोशल स्ट्रैटिफिकेशन परसिस्टेड, बट नॉन वैदिक रिलीजियस बिलीफ जैसे बुद्धिज्म, जैनिज्म, तो इन्होंने भी काफी इन्फ्लुएंस किया सोसाइटी को। और हम इससे देख सकते हैं कि जैसे चंद्रगुप्त मौर्य जैनिज्म को फॉलो कर रहे थे, फिर बिंदुसार जो है वो फॉलो कर रहे थे आजीविकास को, फिर अशोक फॉलो कर रहे थे बुद्धिज्म को। तो हम अगर देखें तो हिंदुइज्म वॉज देयर, कास्ट सिस्टम वॉज देयर, बट इट वॉज ऑल्सो देयर आर अ लॉट ऑफ अदर रिलीजियंस या हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स जो काफी उस टाइम प्रोमिनेंट हो गए थे, ठीक है। फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी में अगर आप देखें तो एग्रीकल्चर इज ऑफ कोर्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, क्योंकि सबसे फर्टाइल लैंड इन द वर्ल्ड जो था वो वहां पे गंगा जमुना दोआब, राइट। तो वो सबसे फर्टाइल लैंड है, तो वहां पे तो एग्रीकल्चर आपको करना ही है, और जितना अच्छा रहेगा एग्रीकल्चर उतना ही अच्छा बनेगा आपका इकोनॉमी, राइट। तो इसलिए एग्रीकल्चर जो था वो तो इकोनॉमिक एक्टिविटी एक ऐसा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा भी इफ यू सी क्राफ्ट्स वे बहुत इंपॉर्टेंट, और इसलिए एंड क्राफ्ट्स यू कैन सी फ्रॉम द स्कल्पचर्स, द एडिक्ट्स, द अशोकन एडिक्ट्स जो बनाए गए थे, इंस्क्रिप्शंस, ऑल ऑफ दैट, उसके लिए यू नीड प्रॉपर क्राफ्ट्समैन। तो क्राफ्ट्स में भी काफ़ी आगे थे। एंड वी ऑल्सो सी ट्रेडिंग हैपनिंग, क्योंकि आपके पास एग्रीकल्चरल सरप्लस है तो आप ट्रेडिंग करेंगे। आप अगर क्राफ्ट्स में कुछ बना रहे हैं तो ऑफ कोर्स यू विल ट्रेड दैट ऑल्सो। तो इसलिए ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही थी बोथ इनलैंड एंड मैरीटाइम, क्योंकि अगर आप देखें तो कलिंग जैसे इट इज कनेक्टेड टू सी, फिर गुजरात भी अगर आप देखें इट इज कनेक्टेड टू सी, ऑल दीज पार्ट्स ये सारे मगध के पार्ट थे। तो इसलिए दे हैड बोथ इनलैंड एंड मैरीटाइम ट्रेड। एंड अगेन इनलैंड में भी मैं बताऊं, जो आपका आज नेशनल वाटरवे 1 है, तो दैट वाज आल्सो बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट एट दैट टाइम। तो वो भी काफ़ी यूज़ हुआ करता था, क्योंकि अगर आप देखें तो वो पूरे गैंजेटिक प्लेन से होके आ रहा है, राइट। एंड गैंजेटिक प्लेन में ही सारे इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे, तो इट वाज वेरी इजी टू ट्रेड थ्रू दैट नेशनल वाटरवे 1, ओके। फिर रिलीजियस डाइवर्सिटी हमने ऑलरेडी देखा कि काफ़ी रिलीजियस डाइवर्सिटी थी, बुद्धिज्म वाज देयर, जैनिज्म वाज देयर, हिंदुइज्म तो ऑलरेडी था वहाँ पे, फिर आजीविकास थे, फिर ऑल अदर हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स वेर ऑल्सो देयर, ठीक है। फिर एजुकेशन अगर हम देखें तो सेंटर्स ऑफ लर्निंग लाइक तक्षशिला फ्लरिश ड्यूरिंग द मौर्यन इरा, ठीक है।
तक्षशिला जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक साइट बन के आता है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी बनती है, जो यूनिवर्सिटी काफ़ी सारे स्कॉलर्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स बन जाता है ऑफ लर्निंग। तो दैट हैपन्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द मौर्यंस ओनली, ठीक है। देन मूविंग अहेड वी लुक एट मौर्यन आर्ट एंड स्कल्पचर ऑल्सो। अशोकन पिलर्स, इनके बारे में वी नो। अशोकन एडिक्स जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है व्हेन वी टॉक अबाउट मौर्यन आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, या आर्ट एंड स्कल्पचर, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है द अशोकन पिलर्स या अशोकन एडिक्स, ठीक है। तो फेमस फॉर पॉलिश सैंडस्टोन, जो मैंने बोला कि क्राफ्ट्समैन वहाँ पे बहुत अच्छे थे, तो क्राफ्ट्स का काम बहुत सही चल रहा था वहाँ पे, तो इसलिए दीज एडिक्स या दीज पिलर्स जो वो बन रहे थे, दोज वेर हाईली पॉलिश्ड और बहुत अच्छा बना रहे थे वो। दैट वी कैन सी इन द लायन कैपिटल दैट वी हैव इन द नेशनल एम्ब्लेम ऑल्सो, ठीक है। तो इसका एक एग्जाम्पल लायन कैपिटल जो सारनाथ में है वो है, तो हम इसकी फोटो देखेंगे अभी। फिर स्तूपस, काफ़ी सारे बुद्धिस्ट स्तूपस भी बनाए गए थे उस टाइम। द फेमस इज एट सांची, ओके, सांची स्तूप जो है तो वो। फिर रॉक कट आर्किटेक्चर भी उस टाइम का मिलता है हमें, जो केव्स बराबर हिल्स में जो बराबर केव्स है तो वो मौर्यस ने ही बनाया था उस समय। और फिर वी सी इंस्क्रिप्शंस, काफ़ी सारे इंस्क्रिप्शंस जो अशोक के ही है, ठीक है। एंड ऑल्सो रिमेंबर दिस थिंग, द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ इंस्क्रिप्शंस ऑन स्टोन इन इंडियन हिस्ट्री, वो जो हमें मिलता है मौर्यन टाइम से ही मिलता है। तो अगर कभी ऐसा प्रश्न आपको पूछा जाए प्रीलिम्स में, अगर एक स्टेटमेंट है द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ इंस्क्रिप्शंस ऑन स्टोन इन इंडियन हिस्ट्री वाज ड्यूरिंग द मौर्यन टाइम्स, तो दैट इज ट्रू, यू हैव टू रिमेंबर दैट ऑल्सो, ठीक है। देन लेट मी शो यू द पिक्चर्स ऑफ द फेमस लायन कैपिटल एट सारनाथ। तो ये तो आपको पता ही है, इट्स अ पार्ट ऑफ द नेशनल एम्ब्लेम। तो इसमें 4 लायंस है, 4 लायंस जो है वो बेसिकली इट इज स्प्रेडिंग बुद्धा's धम बेसिकली ऑन द 4 डायरेक्शंस। तो यही सिग्निफाई करता है, ये जो 4 लायन है द लायन कैपिटल एट सारनाथ, तो वो ये सिग्निफाई करता है, इट इज स्प्रेडिंग बुद्धिज्म, बुद्ध के धम्म को वो स्प्रेड कर रहे हैं चारों दिशाओं में। और काफ़ी सारे एनिमल्स भी मिलते हैं, ये काफ़ी बार पूछा भी जाता है, इवन मेंस में पूछा गया है कि द इम्पोर्टेंस ऑफ बुल देन लायन, सो ऑल दीज थिंग्स हैव बीन आस्क्ड इन मेंस ऑल्सो, पर प्रीलिम्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो कौन से एनिमल्स हम देखते हैं जो अशोकन इंस्क्रिप्शंस में है या एडिक्स में है, वी सी बुल, वी सी लायन, वी सी हॉर्स, सो वी सी एलिफेंट्स ऑल्सो, सो ऑल दीज थिंग्स वी गेट टू सी। एंड देन दिस इज द सांची स्तूप दैट इज देयर, सो ये बनाया गया था ड्यूरिंग द मौर्यन टाइम्स, ठीक है। एंड नाउ फाइनली वी हैव टू स्टडी अबाउट द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यास, क्योंकि अगेन एट सम पॉइंट द मौर्यास वेर एट देयर पीक बट दे स्टार्टेड डिक्लाइनिंग ऑल्सो। धीरे धीरे जो उनकी शक्ति थी बहुत कम हो गई, एंड फाइनली हमने देखा कि कैसे बृहद्रथ को मार दिया गया था, ओके। तो डिक्लाइन में क्या होता है कि वीक सक्सेसर्स होते हैं। अशोक के बाद जितने भी सक्सेसर्स आए, उनके जो बेटे आए और उनके भी जो बेटे आए, तो वो सारे बहुत वीक थे। तो वो इतने, क्योंकि उस टाइम आपने मैप में देखा है बहुत ही वास्ट एम्पायर था, तो उसको जोड़े रखना इतना ईजी नहीं था उनके लिए। अगर कोई स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं होगा तो वो नहीं कर पाएगा। तो इन वीक सक्सेसर्स की वजह से धीरे धीरे डिक्लाइन पे चला गया। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरस्ट्रेच, जैसा वही बात है कि अगर इतना फैला हुआ आपका राज्य है तो एडमिनिस्टर कैसे करेंगे इतनी दूर तक। आप बैठे हैं पाटलिपुत्र में और आपका जो साम्राज्य है वो एकदम नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान तक फैला हुआ है, साउथ में कर्नाटक तक फैला हुआ है, आप कैसे एडमिनिस्टर करेंगे। तो ये एक प्रॉब्लम थी। तो ओवर स्ट्रेच हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव, राइट, डिफिकल्टी इन मैनेजिंग अ सेंट्रलाइज्ड एम्पायर विद डिस्टेंट प्रोविंसेस, बहुत दूर थे। फिर इकोनॉमिक स्ट्रेन भी हो गया, क्योंकि जैसा मैंने आपको बोला कि अशोक ने कलिंग के वॉर के बाद काफ़ी वेलफेयर एक्टिविटीज़ शुरू कर दी। अब जब आप वेलफेयर एक्टिविटीज़ करते हैं तो इट ड्रेन्स अ लॉट ऑफ योर वेल्थ। तो इसलिए एक्सटेंसिव कॉन्क्वेस्ट जो पहले किए गए कलिंग एंड ऑल, उसके बाद जो वेलफेयर एक्टिविटीज़ की अशोक ने, तो जो कोष था, ट्रेजरी जो था, वो ड्रेन होने लगा धीरे धीरे उसके बाद। फिर पुष्यमित्र शुंग ने कैसे बृहद्रथ को मार के ओवरथ्रो कर दिया। वो पुष्यमित्र शुंग के बारे में हमने पढ़ा कि वो एक जनरल हुआ करते थे मौर्यन आर्मी में, और फाइनली उन्होंने बृहद्रथ को मार के ही एस्टेब्लिश द शुंग डायनेस्टी, ठीक है। और फिर फ्रेगमेंटेशन भी हुआ कि एम्पायर ब्रोक अप इनटू स्मॉलर रीजनल किंगडम्स लाइक शुंगस, सतवाहनास एंड इंडो ग्रीक्स। तो अगर आप देखें जो दूर दराज के जो इलाके हैं तो वो धीरे धीरे ब्रेक होने लगे फ्रॉम द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जो पाटलिपुत्र में बैठा था, ठीक है। तो
तो जब वो धीरे धीरे ब्रेक होने लगे, वो इंडिपेंडेंस गेन करने लगे, तो खुद को इंडिपेंडेंट बोल के वो अपना अपना डायनेस्टी वो एस्टेब्लिश करने लगे। तो ये होने लगा, एंड दैट इज द रीजन व्हाई फाइनली वी सी अ स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी लाइक मौर्यन एम्पायर धीरे धीरे डिक्लाइन पे चला गया और फाइनली वो खत्म हो चुका है। सो दैट हैपेंड in the end. Okay, so now I would also like to tell you again about the UPSC CSE subscription जो 24,999 में आपको मिलता है. You have to use my code ARU50 to get this limited time offer, and also you have these batches Liberty 2026, Pathway 2026 and Shikhar 2026 starting from 11th of October, and you have the Iconic subscription जिसमें आपको काफ़ी कुछ मिलता है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, the perks of having an Iconic subscription. तो यही था आज का लेक्चर, एंड आई होप यू हैव गॉन थ्रू द अदर लेक्चर्स ऑल्सो जो पहले पढ़ाए मैंने. कीप रिवाइजिंग सो दैट आप याद रख सके जो मैं पढ़ा रहा हूँ, एंड ऑल्सो जो हम सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में पढ़ेंगे उनके साथ आपको कंपेयर करने के लिए यू हैव टू कीप रिमेंबरिंग एवरीथिंग जो हम पढ़ रहे हैं. ओके, सो यही था आज का लेक्चर. इफ़ यू रियली एंजॉयड द लेक्चर देन आप थम्स अप कर दीजिएगा एंड कमेंट्स में बताइएगा अगर आपको कुछ बताना है, अगर आपको अच्छा लगा, अगर आप चाहते हैं कि कुछ और मैं इंक्लूड करूँ इसमें तो वो भी बताइएगा, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर इट विद अ फ्रेंड. थैंक यू सो मच.